कि बेलारूस के प्रेसिडेंट का ये जो विजिट है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेलारूस आप कह सकते हैं कि रूस का सबसे बड़ा इत्तेहादी है और जो मगरिब है उसको बुनियादी तौर पर इस विजिट को पाकिस्तान की जो पॉलिसी है रूस के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की उसी तनाजुर में देख रहा था। फिर इस हफ्ते एक और जो बड़ी डेवलपमेंट हुई, मॉस्को में पाकिस्तान और रूस के दरमियान इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की जो मीटिंग हुई है, और ये भी एक अहम सबसे हाईएस्ट फोरम है इन टर्म्स ऑफ जो दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती इक्तसादी ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। तो आज के इस प्रोग्राम में जो पहले दो हिस्सों में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर एक तरफ हम IMF के प्रोग्राम में हैं, मगरिब के साथ ताल्लुकात भी मेंटेन किए हुए हैं, और दूसरी तरफ दुनिया जब डिवाइडेड है बिटवीन टू हाफ्स तो हम रशिया जैसे मुल्क के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और शहबाज, ये कोई वन ऑफ आई थिंक इवेंट नहीं है। अगर आप इस पूरे साल देखें रूस के साथ अगर आप ताल्लुकात की बात करें, रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का विजिट किया, रूस के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के दौरे पर आए ऑलमोस्ट आई थिंक 15-16 साल के बाद, फिर उनके मिलिट्री जो डेलीगेशन हैं वो भी पाकिस्तान आते रहे, फिर बेलारूस के प्रेसिडेंट का विजिट होना, और अब ये मॉस्को में 2 साल के बाद ये एक हाई लेवल जो मीटिंग होना। तो इसका मतलब है कि ये वन ऑफ इवेंट नहीं है, बल्कि ग्रेजुअली बिहाइंड द सीन, ओवरटली और कोवर्टली दोनों मुल्कों के दरमियान एक कंसर्टेड एफर्ट हो रही है कि ताल्लुकात को बेहतर किया जाए। कामरान, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ख़ास तौर पर ये जो रूस के साथ इस हफ्ते इजलास हुआ है मॉस्को में, उसका अगर आप एजेंडा देखें तो बहुत कॉम्प्रीहेंसिव एजेंडा है, और उस एजेंडा के अंदर बहुत सारी ऐसी आइटम्स हैं जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान की माजी में ख्वाहिश रही है और शायद अभी भी हो कि चीन से मदद मिल जाए कर्ज़ों के हवाले से, कुछ प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग से, कुछ का सऊदी अरेबिया से कुछ इनको मदद मिल जाए, और फिर ये जो रिलेशंस हैं वो सिर्फ सतही लेवल पे ना रहें, इसको फर्दर डीपन किया जाए। एटलीस्ट जो चीज़ पेपर्स पे नजर आई, अब 3 दिन का इजलास हुआ, नॉर्मली होता ये है कि इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं उनके आउटकम्स जो हैं वो इमीडिएटली पता नहीं चलते। आमतौर पर जो स्टेटमेंट होती है उसमें हर चीज़ पूरी तरह रिफ्लेक्ट नहीं होती। तो आई थिंक हम आज एक कॉम्प्रिहेंसिव इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि वो मॉस्को के साथ अगर उसके ताल्लुकात बेहतर होते हैं तो किस किस्म की जो चीज़ें हैं वो हो। और उसमें आई थिंक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों अतराफ से एक ख्वाहिश तो ज़रूर रही है कि ताल्लुकात में बेहतरी आए और वो ट्रांसलेट हो इनटू समथिंग सब्सटेंटिव, कि बायलैटरल ट्रेड भी बेहतर हो, बाकी जो कई ऐसे मंसूबे जिसमें चाइना जो है रशिया इन्वेस्ट करना चाहता है पाकिस्तान में, बट बिकॉज ऑफ इंटरनेशनल सैंक्शंस वो रूस के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है इस वक्त, अगर आप दोनों मुल्कों के बिजनेसमैन देखें, अगर वो तिजारत करना भी चाहते हैं, मसलन को फॉर्मल बैंकिंग चैनल के जरिए आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ रूस के ऊपर सैंक्शंस हैं। तो इस एजेंडे में अगर आप देखें तो ये आई थिंक वन ऑफ द टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंडा कि कैसे फॉर्मल जो बैंकिंग चैनल्स हैं उनको एस्टैब्लिश किया जाए दोनों मुल्कों के दरमियान, बिकॉज ये तो प्री रेक्विजिट है ना, लेकिन उसके अंदर अगेन कैच वही है कि क्या मौजूदा सूरत हाल में ऐसा मुमकिन है कि दोनों मुल्क विदाउट एनी ट्रबल। कामरान, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपकी बात ठीक है, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। और ये जब हमारा वफ्द पाकिस्तान का मॉस्को गया तो उसके सामने भी ये सवाल था कि इन रिस्ट्रिक्शंस का के होते हुए कैसे काम हो सकता है। पहले मेरा ख्याल है कि 7-8 बड़ी जो आइटम्स है वो नाज़रीन को बता दें कि हम चाहते क्या है। तकरीबन 1 दर्जन के करीब ऐसे मंसूबे हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इन मंसूबे में जो है वो रूस सरमायाकारी करे। चंद मंसूबे जो काफ़ी बड़े हैं और जिसका आपने माजी में भी नाम सुना होगा, हम आपके सामने रख देते हैं। ये कुछ 6 से 7 मंसूबे हैं, जिसमें एक तो हैदराबाद सक्खर मोटरवे है। ये एक सेक्शन है मोटरवे का जो पेशावर से कराची के दरमियान है, जो अभी भी मुकम्मल नहीं है। वो GT रोड पुराना, उसी के ऊपर सारी ट्रैफिक चलती है। सक्खर तक मोटरवे बनी हुई है, सक्खर से हैदराबाद नहीं बनी हुई, और फिर हैदराबाद से कराची भी मोटरवे। तो ये वाला जो सेक्शन है इसके ऊपर पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अब रूस इसमें सरमायाकारी करे। माजी में ये हमने CPEC के अंदर भी इसको शामिल करने की कोशिश की, पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ। दूसरा एक और मोटरवे का प्रोजेक्ट है M8 का, ये गवादर से होशाब जो है का एरिया बलोचिस्तान का। इसके हवाले से भी पाकिस्तान की माजी में ख्वाहिश थी कि चाइना इसमें सरमायाकारी करे, चाइना ने इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। अब ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि रूस इसमें सरमायाकारी करे। फिर द्यामिर बादशाह डैम का जो मंसूबा है, जिसका एक तो उसका जो पार्ट है जो उसका पानी के जखीरे वाला, और दूसरा उसका पावर जनरेशन वाला, ये प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान ने चीन को भी ऑफर किया, सऊदी अरेबिया को भी ऑफर किया, लेकिन प्रोग्रेस नहीं हुई। अब पाकिस्तान की ये ख्वाहिश है कम से कम रूस इसमें सरमायाकारी करे। फिर 3-4 और बड़े मंसूबे हैं, जिसमें इंटरेस्टिंगली एक नई स्टील मिल पाकिस्तान में बनाने का भी एक हमारी ख्वाहिश है अगेन पाकिस्तान की, कि रूस एक नई स्टील मिल बना के दे। ऑल्दो जो पाकिस्तान स्टील मिल्स है जिसको PMLN की हुकूमत ने जून 2000
2015 में बंद कर दिया था, वो भी रूस ने बना के दी थी, हम नहीं चला सके, हमने उसको तबाह कर दिया और आज 9 साल से वो जो मिल है वो बंद पड़ी हुई है और कोई भी उसका वाली वारिस नहीं है। फिर चिन्योट के मुकाम पर एक डैम बनाने का मंसूबा है, फिर खारिया रावलपिंडी मोटरवे का एक प्रोजेक्ट है और इस किस्म के एक आध जो मंसूबा, अताबाद लेक के ऊपर एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने की बात है। ये चंद बड़े मंसूबे हैं जो कि नए मंसूबे हैं जो पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इसमें रूस सरमायाकारी करे। इसके अलावा कोई गैस पाइपलाइंस के, LNG के और जो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट के, वो माजी में भी बात होती रही। तो कामरान, अगर आप सिर्फ ये एजेंडा ही देख लें तो अब इसमें दो इसकी इंटरप्रिटेशन हो सकती है इस एजेंडा की। एक तो ये कि ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी का ये स्टाइल है कि जो भी आपके कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स होते हैं वो सबको ऑफर कर दो, कोई तो उसमें इन्वेस्ट करेगा। एक तो इसकी ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि हमने चीन को भी ऑफर किया, सऊदी अरेबिया को भी ऑफर किया, चलो अब रूस को ऑफर करने में क्या इसमें प्रॉब्लम है। दूसरी इंटरप्रिटेशन ये हो सकती है कि पाकिस्तान, चूंकि चीन की साइड से उस तरीके से फंडिंग नहीं आ रही, सऊदी अरब से ख्वाहिशात हमारी बहुत ज्यादा है, अभी तक कोई मेजर जो ब्रेक थ्रू है वो नहीं। ऑल्दो इस हफ्ते भी एक सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस हुई है, तो अगर आप उसको उस एंगल से देखें तो हो सकता है कि फिर हम इसमें संजीदा हूं। बट वो जो अब आ जाते हैं, वो जो आपका सवाल था, असल सवाल वो है कि जब अमेरिका ने और यूरोपीय यूनियन ने रूस के ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं और पाकिस्तान और रूस के दरमियान कोई बैंकिंग चैनल नहीं है, कोई पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, तो इस सारे तनाजुर में ये सारा काम कैसे होगा? इसमें आई थिंक अगेन ये बिल्कुल आप बात ठीक कह रहे हैं कि बहुत से ऐसे मंसूबे जो पहले CPEC के अंडर पाकिस्तान की कोशिश थी कि उनको लाया जाए, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अदरवाइज तो हम जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मसलन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स हैं, हम चीन के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, लेकिन अब हम रूस को भी ऑफर कर रहे हैं। दैट इज सिग्निफिकेंट। जो बैंकिंग चैनल की आपको याद हो तो इसी गवर्नमेंट ने, और ये पहले भी इशू बना था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विजिट किया था, जी हम डिस्काउंटेड रेट के ऊपर वहां से तेल खरीदेंगे। उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई कि क्या ये वाकई फीजिबल है हमारे लिए, लॉजिस्टिक कॉस्ट और जो क्वालिटी है क्रूड ऑयल की रशियन की, वो इस काबिल है कि जो हमारी ऑयल रिफाइनरीज हैं उनको रिफाइन कर सकें। फिर जब वो हमने आई थिंक जब एक आध एक्सपेरिमेंट किया के तौर पर आई थिंक 2 शिपिंग जो कंटेनर्स वगैरह आए, तो उसकी जो पेमेंट है, कहा जाता है कि वाया, वो सुना है कि चाइना के जरिए हो, ये कहा जाता है। तो इसका मतलब है ऐसा नहीं है कि आज के सिस्टम के अंदर ऑप्शंस आपके पास मौजूद नहीं है, क्योंकि चीन और रूस आपस में उनका आपको पता है कि बहुत क्लोज कोऑपरेशन है। तो उसमें भले हम वो प्रोजेक्ट जो पहले चीन को ऑफर करते थे हम रूस को ऑफर कर रहे हैं, इट कुड बी अ टीम वर्क। हो सकता है कि चीन की भी दिलचस्पी हो, मसलन ये एक जो बलूचिस्तान के अंदर मोटरवे वाली बात है, अगेन दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि चीन को हालिया महीनों में, सालों में आपको पता है कि बहुत बड़ा चैलेंज है वहाँ पर। जो बलोच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान समझता है कि उनको फॉरेन जो हॉस्टाइल पावर्स हैं उनकी मदद भी हासिल है। तो शायद पाकिस्तान की तरफ से ये मूव हो सकता है कि चीन के अलावा भी बाकी जो प्लेयर्स हैं अगर उनको इन्वॉल्व करेंगे तो स्टेक्स हाई होंगे, तो शायद पाकिस्तान को वो जो वहां पर ट्रबल है उसको डील करने में भी फायदा हो। कामरान, यहाँ पे इतने बड़े स्केल के ऊपर आप थर्ड पार्टी को शायद इन्वॉल्व ना कर सकें, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है हुकूमत पाकिस्तान की एक अपनी कमजोरी है। दूसरी एक ऑप्शन जो उस वक्त डिस्कस हुई थी, ये जो IGC का जो है ना, इंटर गवर्नमेंटल कमीशन का जो आखिरी इजलास हुआ था, गालिबन जनवरी-फरवरी 2023 में इस्लामाबाद में हुआ था, और उस वक्त के जो इकोनॉमिक अफेयर्स के हमारे मिनिस्टर थे सरदार अयाज सादिक, को चेयरमैन बेसिकली वो हैं। तो इस दफ़ा अहद खान चीमा इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्टर वो वहाँ नहीं गए, सरदार अवैस लगारी साहब ने जाना था। तो इसमें एक और जो ऑप्शन उस वक्त भी डिस्कस हुई थी और इस दफ़ा भी एजेंडे पे थी कि आप बार्टर ट्रेड कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने वहाँ से LNG ली और यहाँ से आप गंदम तो खुद वहाँ पे बड़ी सरप्लस है, तो आप यहाँ से गंदम बेच दें, कुछ और बेच दें। तो ये चीज़ वजारत ख़जाना में जब इंटरनल एक मीटिंग हुई, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में भी हुई, तो उसमें भी वो चीज़ इतनी वायबल इसलिए नहीं लगी कि हमारे पास है क्या जो हम दुनिया को बेचें। तो इसलिए ये भी एक जो है ना एक रिस्ट्रिक्शन। अगर आप सिर्फ इनका जो बैंकिंग चैनल में जो कॉर्पोरेशन हम चाहते हैं, अगर वो देख लें, उसमें कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग चैनल खोलना, एक बैंक उनकी इधर हो जाए, एक हमारी उधर हो जाए, इसमें कोई भी जो प्राइवेट कमर्शियल बैंक है, इवन के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी शायद इतना बड़ा रिस्क ना ले सके, क्योंकि अमेरिका फिर वहां पे सैंक्शंस लगा देगा। अच्छा, दूसरी साइड पे फिर एक अगर वो नहीं है तो फिर एक पेमेंट सेटलमेंट मैकेनिज्म के ऊपर बात करें, जिस तरह आपने इशारा किया है, चाइनीज करेंसी में भी ट्रेड हो सकती है, वो एक ऑप्शन हो सकती है। फिर ये था कि इनके एग्जिम बैंक हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक हैं, रूस की और पाकिस्तान की, उनके दरमियान अगर कोऑपरेशन हो जाता है। और फिर एक और जो चीज़ थी पाकिस्तान करना चाह रहा था, जिसके ऊपर रूस तैयार नहीं है, वो एक अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन ट्रीटी, कि दोहरे टैक्सों से बचने के लिए एक दूसरे के जो कारोबार अगर करते हैं, अगर किसी एक कारोबार ने यहाँ पे भी टैक्स देना और वहाँ पे भी देना, तो उसको डबल उसको टैक्स पड़ जाता है। तो वो उसके हवाले से भी एक ट्रीटी, उसमें रूस इंटरेस्टेड इसलिए नहीं था कि उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई स्कोप नहीं, कितना हमारा है नहीं उनके साथ कमर्शियल। हमारी जो ओरिएंटेशन है प्राइमरीली वेस्ट और यूरोप
और उसके बाद फिर चाइना हमारा सबसे बड़ा जो है हमारा जो ट्रेडिंग पार्टनर है। तो ईयू हमारा सबसे बड़ा, हमारी एक्सपोर्ट्स वहां पे जा रही हैं, तो हमारी जो बिजनेसमैन भी है ना, उनकी भी जो ओरिएंटेशन है उस तरफ ज्यादा। लेकिन ये आई थिंक ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है, ये रूस की भी दिलचस्पी है, क्योंकि रूस को अब ये पता है जिस तरह से दुनिया पोलराइज हो चुकी है और ये यूक्रेन की लड़ाई खत्म नहीं हो रही, फर्दर चीजें खराब हो रही हैं, तो उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं, जो पहले यूरोप उनकी बड़ी मार्केट थी, वो मार्केट तो ऑलमोस्ट अब खत्म होती जा रही है। खुद यूरोपियन कंट्रीज भी अपनी जो रिलायंस है वो कम कर रहे हैं, तो उनको नई मंडियों की तलाश है। और ऑब्वियसली वो साउथ एशिया की तरफ देखते हैं, मतलब पाकिस्तान को वो ऑफर भी कर रहे हैं। अगेन जिस तरह एक सी पैक है या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर भी है, जिसका इनिशियली प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव ये था कि रशिया और इंडिया के दरमियान एक मुतबादिल रास्ता ढूंढना वाया ईरान कि वो टाइम कम हो सके। लेकिन अब उसको उसमें वो जो रूस है वो पाकिस्तान को भी ऑफर करता है कि रूस की तो ख्वाहिश है। अब एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जिसमें लगता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इतनी संजीदा नहीं है। पाबंदियां जो है उसका इतलाक तो फिर इंडिया के ऊपर भी होता है ना, और इंडिया बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहा है रूस के साथ और अभी भी कर रहा है, और जो एनर्जी के ऊपर उस तरीके से जो है वो सैंक्शन नहीं है। और याद रहे ये जो सैंक्शन है इसको यूनाइटेड नेशंस ने नहीं सर्टिफाई किया हुआ है, ये यूनिलैटरल सैंक्शंस है मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से, ईयू की तरफ से या अमेरिका की तरफ से, तो उनके दरमियान रास्ता बनाना जो पाकिस्तान वो भी बना नहीं पा रहा। अब जैसे अब आपने वो कनेक्टिविटी की बात की, कोयटा ताफ्तान का जो एक रेल लिंक है वो भी एक उसके ऊपर एक MOU भी साइन हुआ है, उसको एक्सपेडाइट करने की भी बात हो रही है। तो एजेंडा बहुत मैसिव है। सिर्फ एनर्जी वाली साइड पे देख रहे हैं, क्योंकि जब रूस की बात आती है तो ज्यादा एनर्जी के ऊपर कोऑपरेशन की बात आती है। उसमें एक पाक स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का मंसूबा 2013-14 से ये पाइपलाइन जो है इसके हवाले से काम हो रहा है। टेक्निकल इनकी जो है वो डिस्कशंस हो चुकी हैं, लीगल फ्रेमवर्क के ऊपर बात हो चुकी है, तो इसकी भी ख्वाहिश है कि इसको फर्दर एक्सपेडाइट किया जाए। फिर एक और जो है वो क्रूड ऑयल की इंपोर्ट और LNG की इंपोर्ट, ये अभी भी एजेंडा के ऊपर शामिल थी। देयर आर मेनी थिंग्स। अगर आप सिर्फ ट्रेड का देख लें, उसमें पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि एक 5 साल का जो मंसूबा है वो ना सिर्फ ट्रेड के हवाले से कॉम्प्रिहेंसिव एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट ना सिर्फ साइन हो, उसके ऊपर अमल दरामद भी हो, लेकिन आप बेचेंगे क्या, लेंगे क्या और सेटलमेंट कैसे करेंगे। तो इसकी मौजूदगी में हलाल तजारत की बात हो रही है, जो हमारे हलाल एक्सपोर्ट है इसकी मीट, फिर वीजा रजीम को रिलैक्स करने की बात हो रही है। एक और, जब मैं स्टोरी पे काम कर रहा था तो मुझे एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात किसी ने पॉइंट आउट की। उसने देखें पाकिस्तान की चंद फ्लाइट जाती हैं वो यूरोपीय यूनियन जाती थी, 4 साल पाबंदी लगी थी और पाकिस्तान भरपूर कोशिश करता रहा कि वो जो उसके ऊपर जो बैन है वो खत्म हो जाए। वो हो गया पिछले हफ्ते बैन खत्म, बट क्या मॉस्को के ऊपर भी कुछ तरह की कोई पाबंदी थी? मॉस्को ने हमारे ऊपर कोई पाबंदी लगाई थी? PIE के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो ये जो हमारी ओरिएंटेशन होगी ना, हमारी ब्यूरोक्रेसी की, हमारे सिस्टम की, कि हमने वेस्ट, EU और या फिर आखिर में जाके चाइना की तरफ देखना है, तो वो ओरिएंटेशन को तब्दील करने की भी इसमें काफी जरूरत है। और मेरे ख्याल में कोशिश तो आई थिंक ऑप्टिक्स के एतबार से कर तो रहे हैं। जैसे हमने कहा कि जो सीरीज ऑफ विजिट्स हैं, जो एक्सचेंजेस हैं बिटवीन द 2 कंट्रीज, वो तो हो रहे हैं, लेकिन इसको ट्रांसलेट करना है इनटू समथिंग सब्सटेंटिव। लेकिन उसके लिए हमें खुद भी कुछ स्टेप्स लेना होंगे। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, जो मैंने आगाज में बेलारूस के प्रेसिडेंट का जिक्र किया था, तो बेलारूस के प्रेसिडेंट ने कुछ ऐसी बात की जब वो पाकिस्तान में मौजूद थे, जो आई थिंक हमें सीरियसली उस पर सोचना चाहिए। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे।